Now let's address the subpart A of the question. Ethics in smooth functioning of an organization or a system. अब हम स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने इकोनॉमिकल गोल्स भी अचीव कर रही है, अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रही है और उससे जो एथिकल एक्सपेक्टेशंस है वो भी फुलफिल कर रही है। इसे अगर हमें एक आंसर के फॉर्मेट में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? एनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट होल्ड ए सेंस ऑफ एथिक्स। इससे क्या होगा? इससे वो जो राइट एंड्स अचीव करना चाह रही है वो अचीव करेगी, एंड बाय फॉलोइंग द राइट मीन्स। अब यही इसी की बात हमने डेफिनेशन में भी की थी, तो आप देख रहे हो हमने डेफिनेशन और बॉडी पार्ट में एक कनेक्टिविटी बना दी है। तो एसेंस ऑफ एथिक्स क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या थी एसेंस ऑफ एथिक्स? एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म, एथिकल रिलेटिविज्म और एथिकल स्केप्टिसिज्म। इस वाले क्वेश्चन में कौन सा एसेंस होगा आप बताइए? ऑब्वियसली एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म। क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब एक इंडिविजुअल जो सिस्टम है उसके जो भी वर्कर्स हैं या जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं और जो भी उसका पार्ट है उसके लिए एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होगा, यूनिफॉर्म एथिकल वैल्यूज़ होंगी, राइट? तो उसे हम लिख कैसे सकते हैं? मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स थ्रू इंटरनल प्रोसेसेस या कंप्लायंसेस या कोड ऑफ कंडक्ट्स। इससे क्या होगा? इससे आप जो जो भी आपके सिस्टम का पार्ट है उससे आप अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, अपनी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उसे आप फॉलो करवा सकते हैं। उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स। अब मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स से क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स विल लीड टू एथिकल मैनेजमेंट या एथिकल बोर्ड। यही बोर्ड यहाँ से सारे जो फैसले लिए जाते हैं अगर वही एथिकल तरीके से काम करने लग जाए तो ऑब्वियसली एथिकल गोल्स अचीव करेगी अपने, वो एक अपने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसे निभाएंगी, अपने जो एथिकल एक्सपेक्टेशंस है उसे फुलफिल करेंगी। तो हो गई ना एक ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग। इसका एक एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम? एथिकल एक्सपेक्टेशन एग्जांपल लिख सकते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स जो फॉलो करती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक कंपनी है जो एक कुछ प्रोडक्ट बना रही है, वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बना रही है, तो उससे जो एथिकल एक्सपेक्टेशंस है वो भी वो फुलफ़िल कर रही है। अब इसी सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने एक माइक्रो डायग्राम में भी उतार दिया है, तो हमारा एक डायग्राम वाला जो एलिमेंट हमें आंसर में डालना होता है वो भी हमने फुलफ़िल कर दिया यहाँ पे। मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स विल लीड टू एथिकल मैनेजमेंट एंड thus it will create a virtuous cycle. Virtuous cycle of what? Virtuous cycle of ethics. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? पर्पस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ। दैट मीन्स दे आर आस्किंग अस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं हर एक लेवल पे हमने देख लिया है, उन्हीं में से हम एक या दो पॉइंट उठा के यहाँ पे डाल देंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसर। एक और चीज़ हमें आंसर में देखनी होती है वो है कनेक्टिविटी ऑफ द आंसर। अब सब पार्ट ए में हमने देखा था कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम किस तरह से एथिकल अप्रोच फॉलो करने की वजह से हो रहा था। उसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा? हर एक इंडिविजुअल में एथिकल अप्रोच डेवलप होने लगेगा। अब उस वजह से क्या होगा? हर एक इंडिविजुअल में जो एथिकल अप्रोच डेवलप हो रहा है उससे उसका पॉजिटिव आउटलुक डेवलप होगा अपनी सोसाइटी के प्रति। अब एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप हो रहा है उसका अपने सोसाइटी के प्रति, तो उससे एक दूसरे में ट्रस्ट बढ़ रहा है, उससे सोसाइटी में हार्मनी बढ़ रही है, और उससे नेशन को क्या फ़ायदा हो रहा है? नेशन के लिए इट इज़ बिल्डिंग अप दी सोशल कैपिटल। अब आप देख रहे हो सोशल कैपिटल सोशियोलॉजी का एक एलिमेंट है, तो इससे हमने जो आंसर में हमारा एक एलिमेंट होना चाहिए इंटर कनेक्शन ऑफ सिलेबस, वो भी हमने देख लिया, इसको हमने सोशियोलॉजी से भी कनेक्ट कर लिया। क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में वो हमसे जानना चाह रहे हैं कि एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी डे टू डे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में किस तरह से हेल्पफुल हैं। हम लिख सकते हैं कि एथिकल वैल्यूज़ आर हेल्पफुल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ। फॉर एग्जांपल पर्सनल स्फीयर में क्या लिखेंगे हम? स्टूडेंट की लाइफ का एग्जांपल हम दे सकते हैं। स्टूडेंट की लाइफ में अगर टेम्परेंस हो तो ही विल नॉट फॉल फॉर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वेदर टू स्टडी और पार्टी। अब टेम्परेंस क्या होता है? टेम्परेंस इज़ नॉट फॉलिंग फॉर द क्रेविंग्स ऑफ फूड या फिर ड्रिंकिंग या फिर पार्टिंग या फिर लस्ट। तो अगर टेम्परेंस की वैल्यू एक स्टूडेंट की लाइफ में है तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ईजिली रिजॉल्व कर सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोफेशनल स्फीयर की तो हम एग्जांपल ले सकते हैं जज का। अ जज शुड हैव अ वैल्यू ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंस इज अ बैलेंस ऑफ अ डिसीजन, अ बैलेंस डिसीजन रादर। अगर एक जज की सेट ऑफ वैल्यूज़ में प्रूडेंस है तो वो ऑटोमेटिकली राइट डिसीजन की तरफ बढ़ेगा,
ना कि विंडिक्टिवनेस की तरफ। विंडिक्टिवनेस क्या होता है, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है तो वो दुश्मनी निभाने के लिए वो एक डिसीजन लेगा। बट अगर उसके पास प्रूडेंस जैसी वैल्यू है तो वो एक बैलेंस्ड डिसीजन लेगा, ये पर्सनल दुश्मनी नहीं निभाएगा। तो आपने देखा कि कैसे एक एथिकल वैल्यू ने जो एक जज के सामने कॉन्फ्लिक्ट थी कि अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाऊं मैं या एक राइट डिसीजन लूं, उसको सॉल्व किया। तो इस तरह से हमने एक प्रोफेशनल स्फीयर का भी एग्जांपल देख लिया। अब क्या ये एक एकलौता एग्जांपल है? नहीं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट्स फॉर अ डॉक्टर या फिर फॉर अ सिविल सर्वेंट। तो आप देख रहे हो किस तरह से आपके डेटाबेस में एग्जांपल्स जमा होते जा रहे हैं। अब जब बहुत सारे लेक्चर्स हम देख लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपने डेटाबेस में जमा कर लेंगे, तो उसमें से जो भी याद आ रहा है हमें वो हम एग्ज़ाम में सीधे के सीधा यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस आंसर विद दिस कोट ऑफ माइंड: लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसीजंस, मेक श्योर टू पास देम थ्रू प्रिज्म ऑफ एथिक्स टू गेट अ कलरफुल फ्यूचर। तो देखा आपने, हमने किस तरह से एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन के साथ इस आंसर को एंड किया, और इस कोट को आप अपने एसे में भी यूज़ कर सकते हो और एथिक्स के दूसरे आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो। इस आंसर के ज़रिए हमने क्या क्या चीज़ें देखी। हमने देखा एसेंस ऑफ एथिक्स क्या होता है, हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स क्या होता है, हमने कुछ वैल्यूज़ देखी, एथिकल वैल्यूज़ जो कि प्रूडेंस, टेम्परेंस। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जो कि आप स्ट्रेट अवे अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से हम आने वाले आंसर्स के साथ अपना डेटाबेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, विथ एग्जांपल्स, विथ कोट्स, विथ एथिकल वैल्यूज़, और कुछ थियरीज तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं थ्रू आंसर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ये सारी चीज़ें कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।